बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। आई होप न्यूटन का थर्ड लॉ सबको क्लियर होगा, दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जब तक किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक उस सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। तो सब लोग पहले लिखेंगे, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, याद रखना ओके ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी फोर्स लग रही हो, ओवरऑल बैलेंस्ड हो, उनका सम जीरो, तब कहो सर अब तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में तो फोर्स लग रहा है, तब भी ऐसा है। तो उसके लिए लिखा हमने, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये तो कंडीशन है कि जब तक कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टिकल के लिए हो, पूरे सिस्टम पे भी हो सकता है। देयर माइट बी लाइक हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, देन देयर लीनियर मोमेंटम, या मोमेंटा भी लिख सकते हो, मोमेंटा इज द प्लूरल ऑफ मोमेंटम, बट अभी हम लोग क्योंकि ओवरऑल बात कर रहे हैं तो मोमेंटम ही बोलेंगे। देन देयर लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, और आप चाहो तो कंजर्व्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लो, बहुत आसान सा टॉपिक है, आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए कि जब तक जो टोटल नेट फोर्स किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लग रहा है, जब तक वो जीरो है, ठीक है, या बैलेंस्ड है, तब तक उस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम जो होगा वो कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टर्म पे, तब तक उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम, या द चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, ओके। और अब इसका अगर हम लोग मैथमेटिकली इसको डिराइव करें, डिराइव नहीं पहले लिखते हैं, देखो मैथमेटिक्स से चीज़ें आसान हो जाती हैं, कुछ लोगों के लिए कठिन हो जाती हैं, बट मैथमेटिक्स का फ़ायदा यही है, काम यही है कि अगर हम लोग कोई चीज़ इंग्लिश में इतनी बड़ी लिख रहे हैं तो मैथ्स में दो वर्ड्स, तीन वर्ड्स में हम लोग उसको लिख सकते हैं। कैसे? तो इफ़ पूरा ये जो लिखा है, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, दिस इंप्लाइज दैट, मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब P दैट इज मोमेंटम इक्वल्स कांस्टेंट। ये भी एक ही चीज है और ये भी, डेल्टा P इज जीरो, सेम चीज है, दोनों का मतलब वही है। अरे भाई P कांस्टेंट है तो चेंज इन मोमेंटम जीरो है, तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो जल्दी से पॉज करके इसको भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। और अब हम लोग इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने मान लिया, देखो टू कीप थिंग्स सिंपल, हमने ये माना है कि केवल दो सिस्टम, दो पार्टिकल का सिस्टम है, यानी एक पार्टिकल है m1 और दूसरा पार्टिकल है m2, ओके, और दोनों का जो मोमेंटम है वो p1 और p2 है। तो वी कैन राइट p इक्वल्स p1 प्लस P2, ठीक, जहां पे 1 और 2 यूजुअल सिंबल्स हैं जो बता रहे हैं कि पार्टिकल 1 है या पार्टिकल 2 है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये है टोटल मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटा है P1 और P2 और मोमेंटम हो गया यहाँ पे P। अगर हम लोग कहें कि ये टोटल मोमेंटम था P1 प्लस P2, तो जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा ओवरऑल, डेल्टा P, वो इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम P1 प्लस चेंज इन मोमेंटम P2। भाई जो इसमें चेंज आया, जो इसमें चेंज आया, टोटल ये वाला चेंज आ गया। बहुत सिंपल एकदम, कुछ भी कठिन ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। दोनों साइड अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो वी कैन से
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स डेल्टा पी वन बाई डेल्टा टी सेम टाइम में प्लस डेल्टा पी टू बाई डेल्टा टी. ओके, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. ओके, यहां तक हो गया. अब हम लोग अगर ऐसा कर दें, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये मैथ में पढ़ोगे, इसको कहते हैं लिमिट. ओके, ये टेंड हो रहा है मतलब बहुत छोटा है, बहुत ही बहुत छोटा. तो अब हम इसको इनफाइनाइटसिमल के फॉर्म में जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा था dp बाई dt लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट, यहीं पे नीचे वाली लाइन में लिख लेते हैं, dp बाई dt इक्वल्स dp1 बाई dt प्लस dp2 बाई डी टी. बहुत आसान, ध्यान से देखो इसको. हमने सिर्फ क्योंकि ये डेल्टा टी को लगभग जीरो के बराबर, यानी बहुत छोटा, इक्वल नहीं, टेंड्स टू बहुत छोटा था, जीरो की तरफ जा रहा है, 0.00001 ऐसे कुछ करके. तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी. ओके, इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 1. तो जल्दी से बच्चों पहले यहां तक नोट करो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं. पॉज करके नोट कर लो. ओके, आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा नोट. अब केवल ये वाले फैक्टर्स को देखो तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है. देखो, न्यूटन के सेकंड लॉ को ये क्लास 9th में क्वेश्चन भी आता है, व्हाई इज इट कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन. क्योंकि बाकी दोनों लॉज को डिराइव करने में न्यूटन का सेकंड लॉ ही यूज होता है, वही एक्चुअल लॉ ऑफ मोशन है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही गई है. तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स, है ना. फिर वो इक्वल टू हमने के लगाया था, उसकी वैल्यू 1 रखी थी. तो dp1 बाई dt, तो वी कैन राइट, यहां पे लिखेंगे सिंस dp1 अपॉन dt इक्वल्स f1, पहली वाली फोर्स, ठीक, पहले पार्टिकल से जो लग रही है, एंड dp2 बाई dt इक्वल्स f2, ठीक, ये दूसरे वाले पार्टिकल पे लग रही है. तुम चाहो तो यहां पे ये भी लिख सकते हो कि दिस इज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब जब यहां तक हो ही गया तो आगे सॉल्व कर लेते हैं. तो हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रख दें, दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए इजीली. डिफरेंशिएट मैथ वाला नहीं, ताकि हमें अलग अलग दिखाई दे. तो वी कैन राइट dp अपॉन dt इक्वल्स f1 प्लस f2. ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने अभी बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है. और देखो, दो तरह की फोर्स होंगी, एक एक्सटर्नल और एक दोनों पार्टिकल के बीच में इंटरनल. भाई ऐसा भी हो सकता है कि दो मासेज हो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल लग रहा हो, तो उनके अंदर वाली फोर्स भी तो हम कंसिडर करेंगे. तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और वी कैन राइट इट f1 इक्वल्स f1 एक्सटर्नल, ठीक, पहले वाले पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, प्लस f1 इंटरनल. ठीक भाई, पहले वाले पे जो एक्सटर्नल फोर्स है और पहले वाले पे जो इंटरनल पार्टिकल्स की आपस में फोर्स है. ऐसे ही वी कैन राइट, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि हमको याद रहे, f2 इक्वल्स f2 एक्सटर्नल प्लस f2 इंटरनल. ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा आई गेस. भाई दो पार्टिकल्स हैं, उन पे कोई बाहर से फोर्स, हमने कुछ फोर्स लगाई, और अंदर वाले पार्टिकल, भाई जैसे दो मैग्नेट्स मान लो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं. ये दो मैग्नेट्स हैं, मैं इन दोनों को ऐसे मूव करा रहा हूं तुम्हारी तरफ को, लेकिन इन मैग्नेट की आपस में भी तो कुछ फोर्स होगी. तो जो नेट फोर्स होगी एक पार्टिकल पे, वो इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स होगी. ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो जल्दी से, बहुत आसान सी चीज है. आई होप सब लोगों ने ये भी नोट कर लिया होगा. तो अब इन दोनों वैल्यूज को f1 f2 को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी dp बाई dt इक्वल्स f1 एक्सटर्नल प्लस f1 इंटरनल, ये हो गया f1, ठीक, और प्लस f2 एक्सटर्नल प्लस f2 इंटरनल, ये हो गई f2 की टोटल वैल्यू,
ठीक, हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जो बहुत कठिन मैथमेटिक्स हो, बहुत सिंपल एकदम। अब देखो सब कुछ प्लस में, तो भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस बी प्लस डी अपने हिसाब से। तो हम एक्सटर्नल वालों को एक साथ लिख लेंगे, भाई ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं क्योंकि सब प्लस है, तो एक्सटर्नल वालों को एक साथ लिखेंगे, इंटरनल वालों को एक साथ लिखेंगे और सॉल्व करेंगे फिर। तो वी कैन राइट इट एज डी पी बाई डी टी, LHS तो वही है, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, ठीक, दोनों के एक्सटर्नल फोर्सेस, प्लस F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल। बहुत आसान, ठीक, इसको भी नोट कर लो जल्दी से, पॉज करो नोट कर लो। आई होप सब लोगों ने ये भी नोट कर लिया होगा। अब एक चीज़ हमको और पता है, दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, पहले इसी से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी अगर ए बी पे एफ फोर्स लगा रहा है तो बी ए पे माइनस एफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो देखो वी कैन जस्ट अ सेकेंड, ओके, आई हैड अ स्पाइडर इन माय रूम एंड आई डोंट वांट टू बी स्पाइडरमैन येट। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो भाई हमको पता है फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ F1 इंटरनल इक्वल्स माइनस F2 इंटरनल, ठीक। ये तो हमको पता ही है कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है और इंटरनल फोर्सेस होंगी क्या, एक्शन रिएक्शन ऑब्वियसली। तो भाई ये वैल्यू उठा के अगर यहां रख दें तो F1 प्लस F2 इंटरनल अगर बात करें तो ये तो हो जाएगा 0। तो वी कैन राइट इट एज दिस एज 0, ठीक है। तो यहां तक जल्दी से नोट करो पॉज करके, आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। अब ये वैल्यू 0 हो गई तो इस पूरे को मैं यहां पे ग्रीन से लिख देता हूं ताकि क्लियरली डिफरेंशिएट हो पाए। तो वी कैन राइट इट एज dp बाई डी टी, ठीक है, dp बाई डी टी इक्वल्स F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक, क्योंकि बाकी सब तो हो गया है 0। और एक चीज F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल क्या है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पे लिख लेंगे सिंस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इक्वल्स F एक्सटर्नल, ओके। हमने टोटल लिख दिया, अभी तक हम अलग अलग लिख रहे थे, अब हमने टोटल लिख दिया, ऐसे मेरा मन क्योंकि। तो ये पूरा बन जाएगा dp बाई डी टी इक्वल्स F एक्सटर्नल। और अगर मैं याद करूं या तुम लोग याद करो कि सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, यानी कि ये तो बन गया भाई हमारे पास बकवास पूरी। और अगर हम यहां पे लिखें इफ एफ एक्सटर्नल, ये केस स्पेशल केस की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तब क्या होगा, इन दैट केस dp बाई डी टी इक्वल 0। और अगर हम लोग dp बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन मोमेंटम इज 0, बहुत आसान। तो वी कैन से डेल्टा p इक्वल 0, इसका मतलब यही तो बना कि देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम 0 है तो इसका मतलब बना कि जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, और वही चीज आ गई जो अभी हम लोगों ने देखी थी, जो अभी हम लोगों ने पूरा इंग्लिश में लिखा था उसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया कि, और वही देखो जो आखिरी में हमने लिखा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, चेंज इन मोमेंटम 0 या मोमेंटम कांस्टेंट। तो जल्दी से पॉज करो और इसको नोट कर लो, इसका डेरिवेशन कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ठीक है। और इस
पर्टिकुलर टॉपिक के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पेयर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पेयर्स हो सकते हैं या बहुत सारे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल्स। ओके बच्चों।